नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो दोस्तों न्यूज़ की शुरुआत करते हैं आज एक गुड न्यूज़ से, जो कि असम बॉर्डर से आई है। असम का जो बॉर्डर है हमारा, वो बांग्लादेश से लगता है और आज वहां के एमपी जय पांडा जी ने बताया हुआ है कि 98.35% यानी कि लगभग आप समझो कि 100% के काफ़ी करीब है ये। 98.35% जो बॉर्डर फेंसिंग होनी थी बांग्लादेश से लगते हुए हमारे भारत की, उसमें 98% से ज़्यादा का काम हो चुका है। अब लेस देन 2% काम बचा हुआ है फेंसिंग का। ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किया गया है। इससे जो इलीगल सिटीजन्स बांग्लादेश के थ्रू भारत में आ जाते थे, अब वो चाहे कोई बांग्लादेशी लोग हों या फिर रोहिंग्या मुसलमान हों जो कि म्यांमार से आते थे, तो ये जो लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से भारत में आ जाते हैं और यहाँ पे फिर बहुत तरह की आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दे सकते हैं ऐसे लोग। और अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी भारत की इकोनॉमी पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है इनकी वजह से। तो इस तरह के इलीगल लोगों का भारत में बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू आना काफ़ी कम हो जाएगा इस फेंसिंग के द्वारा। अगर एक डेटा की बात की जाए तो 1,34,810, इंग्लिश में बताता हूँ 1,34,810 इलीगल सिटीजन्स जो थे उनकी पहचान असम में की गई थी, जिसमें से 30,000 लोगों को वापस भेजा जा चुका है भारत से। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़े नंबर में लोग भारत में हैं जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ये तो नॉलेज वाली बात हुई। और जो ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में अभी पता ही नहीं चला है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो इस तरह की फेंसिंग बहुत ज़रूरी थी इस बॉर्डर पे, जो कि अच्छे तरीके से लगभग पूरी हो चुकी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ दोस्तों तेजस MWF यानी कि मीडियम वेट फाइटर को लेके है। तेजस MWF भारत की जो एयरफोर्स होगी उसको समझिए आप सबसे ज़्यादा पावर प्रदान करेगी एमका से पहले तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है एमका के इवन आ जाने के बाद भी। तो इसको लेके एक गुड न्यूज़ ये आई है कि जो HAL है उसने रॉ मटीरियल्स को खरीदना शुरू कर दिया है। उसकी खरीदारी इसलिए शुरू कर दी गई है जल्दी क्योंकि अप्रैल 2021 जो 2021 का अप्रैल होगा, उससे मेटल कटिंग का जो प्रोसेस है तेजस के MWF वर्जन के लिए, या जिसे आप तेजस MK2 भी कहते हैं, उसके लिए जो मेटल कटिंग का काम है वो अप्रैल 2021 से होना है। और उसके लिए रॉ मटेरियल्स की खरीदारी अभी से शुरू कर दी गई है। तो ये सुनने में अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि तेजस MK2 की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में ही HAL को करानी है। और उसके लिए अगर अभी से सीरियसली और सिंसियरिटी से काम नहीं होगा तो ये काम आगे जाके डिले ज़रूर हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक अच्छा स्टेप है। और ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अगर अच्छे से काम होता रहे तो MMRCA 2.0 की डील की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पता है बहुत समय से लटकी हुई है, जिसमें कि 114 फाइटर जेट भारत को खरीदते हैं। और मैंने कई बार इससे पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि मुझे लगता है कि वो डील नहीं होगी वैसी जैसे है। हो सकता है कि हम 36 और राफेल को खरीदेंगे और तेजस MWF को ही डेवलप करेंगे। हालांकि ये भी प्लान बुरा नहीं है, बशर्ते कि काम ठीक तरीके से समय पे होता रहे। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ पे, जो कि भारत के ही स्वदेशी अर्जुन MK1A टैंक से जुड़ी है। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भारत में जो अर्जुन टैंक है वो लगभग 124 की क्वांटिटी में इंडियन आर्मी के पास है और इसकी 118 की क्वांटिटी में इसे ऑर्डर दिया जाना था, जो कि फिलहाल अभी तक पेंडिंग है। लेकिन ऐसी अच्छी खबर अब आ रही है कि इसकी जो फाइल है, जो इसके प्रोक्योरमेंट की फाइल है, वो अभी करंट में इंडिया के डेप्यूटी आर्मी चीफ के पास है। तो उसे अब बहुत ही जल्द मतलब 2-4 दिन, हफ्ते भर के अंदर ही IDS यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद ये फाइल वहां से 2021 की जनवरी मंथ में ही, यानी कि अगले महीने ही, DPB यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन दोनों ही लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद अर्जुन MK1A का ऑर्डर आगे बढ़ सकता है। अर्जुन MK1A आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट टैंक होने वाला है, क्योंकि जो अर्जुन MK1 में इश्यूज आए थे उस समय के हिसाब से, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है जो नया वाला वेरिएंट होगा। टोटल इसमें 14 अपग्रेड्स किए गए हैं जो कि पहले के वेरिएंट्स में नहीं थे। और इन सब की बहुत सारी टेस्टिंग्स भी इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी कर रखी है। तो अब ऐसा कुछ है नहीं जो कि पेंडिंग हो, अब सिर्फ ऑर्डर देना है और फिर उसकी डिलीवरी लेनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये काम भी जल्दी होगा। और इसमें स्वदेशीकरण की अगर बात की जाए तो करंट में जो हमारा अर्जुन टैंक है वो लगभग 41% स्वदेशीकरण उसमें हुआ है।
है। लेकिन डीआरडीओ का ऐसा क्लेम है कि आने वाले समय में अर्जुन टैंक जो है वो 54% के आसपास इसमें इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स को यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से आप एक तरीके से समझ सकते हैं जो स्वदेशीकरण है इस टैंक का वो ज्यादा हो जाएगा। अगली न्यूज है भारत के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के नीड को लेके। भारत दोस्तों रशिया से आज से 5 साल पहले लगभग 2015 में एक डील करने के लिए तैयार हुआ था, जिस डील में भारत लगभग 200 की क्वांटिटी में KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स रशिया से खरीदने वाला था। ये हेलीकॉप्टर्स जो थे वो इंडियन आर्मी की जो फ्लीट है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की, इसको रिप्लेस करती, क्योंकि भारत में जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगभग 30 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं जो कि 50 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और इंडियन आर्मी इसे अभी भी यूज कर रही है। ये कहीं भी रिस्क से खाली नहीं है। ये हेलीकॉप्टर्स जंग नहीं लड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा इंडियन आर्मी के जो भी काम होते हैं उन सबको ये हेलीकॉप्टर्स अंजाम देते हैं। अब चाहे वो काम किसी जनरल पब्लिक के लिए हो रहा हो या फिर इंडियन आर्मी के खुद के लिए हो रहा हो, तो ये हेलीकॉप्टर्स भी लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई अटैक या कोई और वॉर करने वाला हेलीकॉप्टर होता है, क्योंकि इसमें हमारे लोग बैठते हैं और ये हेलीकॉप्टर्स काफी पुराने हो चुके हैं। तो ये जो डील थी बेसिकली रशिया से 200 KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, इसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पेंडिंग आज तक पड़ा हुआ है एक बेसिक रीजन की वजह से, जिसमें कि ये कहा गया है सरकार की ओर से कि हम वही हेलीकॉप्टर लेंगे जिसमें कि 70% लोकल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाएगा। यानी कि जब ये हेलीकॉप्टर हम रशिया से खरीदेंगे तो वो भारत में ही बनाए जाएंगे, तो उनमें 70% प्रोडक्ट जो होगा वो इंडिया से ही यूज होना चाहिए, यानी कि 70% स्वदेशीकरण होना चाहिए। लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जो जॉइंट वेंचर है उसमें 62.4% ही लोकलाइजेशन हो पाया है, तो इसकी वजह से ये डील 5 साल से पेंडिंग है। तो अब ऐसी न्यूज आ रही है कि इंडियन आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जा रही है या जाने की कोशिश करेगी, ताकि इंडियन आर्मी को इस केस में ऐसा वेवर मिल जाए जिसके थ्रू 62.4% के लोकलाइज्ड प्रोडक्ट पे ही ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिल सके, बाकी चीज़ें इसमें रशियन होंगी। तो ये मेरे हिसाब से तो अगर नहीं हो पा रहा है और नीड हमें क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को जल्द ही अप्रूव करके इंडियन आर्मी को हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने डील आज की और कल ही आपको 200 हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। ऑब्वियस है आपकी डील होगी, उसके बाद 2 से 3 साल का समय एटलीस्ट लगेगा इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी को मिलते हुए। तब तक इंडियन आर्मी के पास चीता और चेतक जैसे ही हेलीकॉप्टर होंगे। तो यहाँ पे ये डील जल्द ही होना जरूरी है, या फिर इसके अलावा आप अगर कोई अल्टरनेट निकाल सकते हैं तो वो भी फ्यूचर के लिए होगा। अभी के लिए तो इसी डील को कर लेना ज्यादा सही लगता है। इसके अलावा अगली न्यूज है दोस्तों कतर से। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो इस समय कतर में पहुंच चुके हैं और कतर में उनकी मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग में आप भारत और कतर के जो रिश्ते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो या फिर भविष्य में डिफेंस रिलेशन भी हो सकते हैं, उन सबको स्ट्रांग करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। और इसी के तहत हमारे जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा आर्मी चीफ कहीं जाते नहीं थे पहले, पर रिसेंटली उन्होंने अलग अलग देशों में जाना शुरू किया है और उसी के तहत हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो फिलहाल साउथ कोरिया गए हुए हैं। साउथ कोरिया से हमारे डिफेंस रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और साउथ कोरिया से भविष्य में हो सकता है और भी कुछ चीज़ें खरीदने और बेचने दोनों की बात हो सकती है। हो सकता है ऐसा, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ऐसी कुछ खबर भी है कि हो सकता है साउथ कोरिया को भारत ब्रह्मोस भी पिच करेगा। अब भविष्य में पता चलेगा कि हम क्या उस जगह पे डील हुई है, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी चीफ का विजिट है साउथ कोरिया में, कोई आम आदमी का नहीं है। तो ये विजिट अपने आप में, साउथ कोरिया की जो विजिट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस विजिट के बाद ही बेहतर पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। लेकिन ये इस तरह की पहली विजिट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से पहले कभी भी भारत का कोई आर्मी चीफ साउथ कोरिया आज तक नहीं गया था, तो ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है दोस्तों नागोर्नो काराबाख एरिया से। इस एरिया को अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूं कि ये वो एरिया है जिसको लेके अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था। इससे लेटेस्ट रिपोर्ट ये निकल के आई है कि अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया है कि आर्मेनिया के कुछ आर्म्ड फोर्सेस ने
अजरबैजान के एक मिलिट्री पर्सन को मार दिया है और वहां पे 1 से 2 लोग इंजर्ड भी हुए हैं अजरबैजान की मिलिट्री के। हालांकि इस न्यूज में आगे ये भी है कि जिन लोगों ने अटैक किया था अजरबैजान की मिलिट्री के ऊपर, उन लोगों को मार दिया गया है। ऐसी न्यूज है कि अर्मेनिया के, अगर वो लोग अर्मेनिया के ही थे और अर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस के ही थे, तो उस केस में भी अजरबैजान का क्लेम यह है कि जिन लोगों ने अटैक किया था उन 6 के 6 लोगों को मार दिया गया है। यानी कि अगर ये सारी न्यूज सच है, यानी कि वो सच में आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे, तो आप समझिए कि 6 मिलिट्री के लोग अर्मेनिया के मरे हैं और एक आदमी, एक मिलिट्री पर्सन अजरबैजान का मरा है। तो ये बेसिकली करंट की न्यूज है जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया है उसको और एक हॉट टॉपिक बना देती है, क्योंकि वहां पे अभी भी रशिया की पीस कीपिंग फोर्स मौजूद है। और जब से रशिया की पीस कीपिंग फोर्स वहां पे मौजूद है, तब से लेके एक बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और यहां पे अब नई न्यूज आ रही है कि मिलिट्री पर्सोनल्स भी दोनों देशों के मारे गए हैं। आगे क्या होगा और ये न्यूज किस तरह से करवट लेगी, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।